हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईएएस की इस टेस्ट सीरीज़ में। हम लोग विजन आईएएस टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 8 देख रहे हैं, जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित है। इसमें हमारा पहला पार्ट का पहला क्वेश्चन है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, कंपोस्टिंग उचित तरीके से खोदे गए गड्ढे में अपघटन योग्य ठोस अपशिष्ट को निम्नीकृत करने की प्रक्रिया। बिल्कुल सही है, गांव में होते आप लोग देखते होंगे। दूसरा दिया है, भूमि भराव निम्न भूमि क्षेत्रों में अपशिष्ट या अन्य पदार्थों की डंपिंग और उसे मृदा से ढकने की प्रक्रिया। ये भी सही है आपका। तीसरा दिया है, भस्मीकरण में शुष्क ठोस अपशिष्ट को हानिकारक गैसों के उपचार की उचित व्यवस्था के साथ बंद कंपार्टमेंट में सुरक्षित रखने हेतु से दहन किया जाता है। ये भी सही है। आइए विकल्प देखते हैं। विकल्प हमारा कौन सा होगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। सभी का तीनों ही कथन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, इसके तहत तलाक से संबंधित प्रावधान शामिल हैं जो केवल हिंदुओं पर लागू होते हैं। केवल हिंदुओं पर नहीं लागू होते हैं, इसमें बौद्ध सिख जो हैं उन पर वही लागू होते हैं। तो जहाँ जहाँ एक है, अगर आप उसको डिलीट करेंगे तो आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। बाकी दोनों ऑप्शन आप पढ़िएगा, पढ़ देते हैं वैसे भी। इसमें दिया है, पक्षकारों को अपनी याचिका वापस लेने के लिए 6 महीने का समय देना अनिवार्य है। ठीक है। दूसरा दिया है, आपसी सहमति से तलाक की याचिका विवाह के 1 वर्ष बाद ही दायर की जा सकती है। ये भी हमारा सही है। ठीक है, ये गलत हो जाए क्योंकि इसमें बौद्ध सिख भी शामिल हैं, इसीलिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, हाल ही में सुर्खियों में रहा बिजनेस रेड्डी प्रोजेक्ट एक पहल है। तो बिजनेस रेड्डी जो प्रोजेक्ट है यह विश्व बैंक की पहल है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ये पूरी तरह से फैक्ट था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, अम्लीय वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है कि इसमें कौन सा सही नहीं है, ये भी देखना है। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें गलत ही पूछा है, तो ये तो एक ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दूसरा दिया है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की जल के साथ अपक्रिया के कारण होती है। ये कथन सही है, तो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ये तो हो जाएगा। दूसरा दिया है, गलत हो जाएगा इस हिसाब से। दूसरा दिया है, ताजमहल की सतहों पर परतों के निर्माण का एक कारण इस क्षेत्र में होने वाली अम्लीय वर्षा है। ये भी सही है, लेकिन नहीं पूछा है, इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। तो जो नहीं होगा हमारा विकल्प ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कंबाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया, यह दलदल और कीचड़ से युक्त धान के खेतों में होने वाली एक परंपरागत भैंसा दौड़ है। ये सही है। दूसरा दिया है, मुख्य रूप से इसे कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो मैसूर क्षेत्र में नहीं किया जाता, जो कर्नाटक का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर किया जाता है। ये मैसूर दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, नाइट्रोजन प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, इसके संदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, नाइट्रोजन उर्वरकों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग नाइट्रोजन प्रदूषण में वृद्धि करता है। ये भी सही है। तीसरा दिया है, खेत से जल निकायों तक नाइट्रोजन का प्रवाह सुपोषण का कारण बनता है। तो बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोफिकेशन से ये होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका तीनों ही विकल्प सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें देखिए दिया, हाल ही में सुर्खी में रहे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 299 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 299 का संबंध है संघ या राज्य की कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग हेतु दी गई संविदाओं से। इसको आप याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 299 संघ या राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग हेतु की गई संविदाओं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जैवोपचार शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है। पहला दिया है, यह एक ही स्वपोषी स्तर के भीतर सूक्ष्म जीवों के
शरीर के कुछ ऊतकों में किसी पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को संदर्भित करता है, वृद्धि नहीं कमी को संदर्भित करता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, यह पर्यावरणीय क्षति में सुधार और पुनर्प्राप्ति हेतु सूक्ष्म जीवों जैसे जैविक अभिकारकों का अनुप्रयोग है, बिल्कुल सही है, ये सही है। तो बाकी आप दोनों पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में वैश्विक प्रयासों में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम हुआ? तो हमारा साझा भविष्य शीर्षक से ब्रॉडलैंड रिपोर्ट का विमोचन। तो इसका विमोचन जो हुआ था, ये पुस्तक का, ये हुआ था आपका 1987 में। तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये आपका हुआ था 1992 में, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये हुआ था आपका 1972 में, स्टॉकहोम सम्मेलन में आयोजित किया गया था, ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्योटो प्रोटोकॉल है, ये तो बहुत बाद में हुआ था, तो आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जैवोपचारण शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहला स्टेटमेंट दिया है, यह एक ही पोषी स्तर के भीतर सूक्ष्म जीवों के शरीर के कुछ ऊतकों में किसी पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को संदर्भित करता है, ये गलत है, ये क्वेश्चन हो चुका है एक्चुअली में। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, शोष अपशिष्ट प्रबंधन 2016 के ई अपशिष्ट प्रबंधन 2016 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सूचीबद्ध किया गया है? तो ये है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था, तो इसका विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, अवायु अपघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में घटित होता है और इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायु अपघटन से खरपतवार के बीज और अपशिष्ट में मौजूद क्या कहते हैं, कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। हाँ, तो ठीक बात है, दोनों ही कथन इसके सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जो आपराधिक फिंगरप्रिंट की केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में कार्य करता है, सही है। दूसरा दिया है, इसके तहत किसी अपराध हेतु गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के 10 अंकों का एक विशिष्ट राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। ऐसा हो जाता है ताकि बाद में वो रिपोर्ट में रहे और जब फिर बाद में किसी अपराधी को समझना हो कि ये वही है या नहीं है, तो उसको बायोमेट्रिक डाटा से कर लिया जाए, तो ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा दिया, इसका प्रबंधन क्राइम एवं क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम द्वारा किया जाता है, तो ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि इसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके जो है, इसमें केवल राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा किया जाता है, फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग अन्य लोगों द्वारा नहीं किया जाता, तो इसका विकल्प हमारा हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया, ई अपशिष्ट निम्नलिखित हानिकारक पदार्थों में से कौन सा पाया जाता है या पाए जाते हैं? तो लेड, कैडमियम और ये क्रोमियम, ये तीनों ही पाए जाते हैं, तो विकल्प हमारा हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, डोगो कैगा और थाइलेसिन और स्टेलर की काऊ है, मतलब एक प्रकार की काऊ की बात कर रहा है, तो ये विलुप्त प्रजाति, इसका जो किस प्रकार की ये जो सी काऊ है, ये विलुप्त प्रजाति की है। डोगो कैगा, थाइलेसिन और स्टेलर सी काऊ, ये सब जो हैं ये विलुप्त प्राय प्रजातियां हो चुकी हैं अब, तो ये आप रट लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, झीलों के सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, यह एक मानव प्रेरित प्रक्रिया है और यह प्राकृतिक रूप से नहीं होता, तो गलत बात है, प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है। दूसरा है कि सुपोषण के लिए प्रमुख संदूषक नाइट्रोजन और फास्फेट होते हैं, सही है, इसका विकल्प हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को प्रारंभिक से नवीनतम तक कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन पहले हुआ था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट जो हुआ था आपका 1992 में हुआ था। प्रोजेक्ट स्प्रेड 1904, एशियाई जो चीता का हुआ था, लेपर्ड का हुआ था, और 2004 में हुआ था। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और जो ये प्रोजेक्ट लेपर्ड्स दिया है ये 2009 में हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें अपना विकल्प, तो हमारा विकल्प हो जाएगा 3-1-4-2। इसको आप रट लीजिएगा कहीं से भी देखकर। ठीक है, कि इसमें डेट पूछा गया है। इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी बहुत कम ही पूछता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें दिया है, कोई कथनों पर विचार कीजिए। वन्यजीव अभयारण्यों की तुलना में राष्ट्रीय उद्यान को मानव गतिविधि पर अत्यधिक प्रतिबंध के आधार पर अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो ये बात सही है। ठीक है, दूसरा दिया है, वन्यजीव अभयारण्य में कोई निश्चित सीमा नहीं होती, जबकि राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाएं सुव्यवस्थित की जाती हैं। तो ये कथन हमारा सही है। ठीक है, पहला कथन और दूसरा कथन सही है। तीसरा क्या दिया है, वन्यजीव अभयारण्य के विपरीत राष्ट्रीय उद्यान को केवल केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र राज्य दोनों करते हैं। ये गलत हो जाएगा, हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, दीमक को मीथेन के आर्द्रभूमि, वन, पशु और पशुधन जैसे प्राकृतिक स्रोतों और ज्वालामुखी जैसे भू वैज्ञानिक स्रोतों में गिना जाता है। ठीक है, दूसरा दिया है, दीमक की आंत में पाए जाने वाले मीथेजोनिक सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश करने वाले सेलुलोज का विखंडन करते हैं और मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। तो देखिए, पहला कथन दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो हमारा विकल्प हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, पारिस्थितिक अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है, पारिस्थितिक अनुक्रमण को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी प्रजाति की एक पीढ़ी अन्य प्रजातियों को विकसित होने की अनुमति दिए बिना उन्हें प्रतिस्थापित कर देती है। अब नेक्स्ट दिया है, प्राथमिक अनुक्रमण नवीन रूप से प्रकट होने वाले पूर्णतः जीवन विहीन क्षेत्रों में होते हैं। तो ये दूसरा तो सही है कि पूर्णतः जीवन विहीन क्षेत्रों में होते हैं, लेकिन पहला जो को स्टेटमेंट दिया है वो गलत है, क्योंकि यह एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजातीय संरचना में उचित रूप से आंकलित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं, यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। इसमें गलत लिख दिया है परिभाषा, तो ये हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर बी। आगे चलते हैं, आयनकारी विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसमें दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली पराबैंगनी किरणें, एक्सरे और गामा रे किरणें शामिल हैं। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये रेडियोधर्मी अपक्षय पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें गलत भी पूछा है, तो इसलिए इसको सही मान सकते हैं आप। नाभिकीय प्रक्रिया से उत्पन्न विद्युत आवेशित कण परमाणुओं या अणुओं से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर सकते हैं, जिसमें आयन उत्पन्न होते हैं। ये सही है। कोशिका यानी कि नहीं पूछा है, तो इसको गलत आप करेंगे। कोशिका में गुजरने वाली गामा रे डीएनए के समीप विद्यमान जल के अणुओं को आयनित कर सकती हैं, जिससे संभवतः डीएनए विखंडित हो सकता है और जीवित ऊतकों को क्षति पहुंच सकती है। ये भी सही है, लेकिन नहीं पूछा है, इसलिए आंसर नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि केवल एक वाला गलत है और बाकी दोनों सही हैं और इसमें नहीं पूछा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, हाल ही में सुर्खियों में रहे फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि यह बैंकों, गैर बैंकों, वित्तीय
कंपनियों और ऋण सेवा प्रदाताओं के बीच एक संविदात्मक व्यवस्था के तहत एलपीएस बैंकों को मुआवजा देने की गारंटी देता है। तो ये बिल्कुल बात सही है कि गारंटी तो देता है भैया, ये सही हो जाएगा आपका। दूसरा दिया है, इस व्यवस्था के तहत केवल एक निश्चित सीमा तक के अनुमान को कवर किया गया है। तो ये जो है ये भी आपका सही है, केवल एक सीमा तक के अनुमान को ही कवर किया गया है। इसमें आप इसमें केवल लिखने के वजह से इसको गलत मत करिएगा, ये हमारा आंसर सही है, स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया है, डिफ़ॉल्ट नॉन क्या गारंटी प्रदान करने वाले एलएसपीएस को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में अधिसूचित होना चाहिए। ये भी हमारा सही है, इस हिसाब से हमारा विकल्प हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वांटम भौतिकी पदार्थ एवं ऊर्जा के मूलभूत स्तर पर किए जाने वाले अध्ययन को संदर्भित करती है तथा इसका उद्देश्य प्रकृति के मूलभूत निर्माण खंडों के गुणों और व्यवहारों का पता लगाना है। ये बात हमारा सही है। दूसरा, क्वांटम प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म अवधि और द्रव्यमान के स्तर पर तापमान में पूर्णतः शून्य होने पर घटित होती है। तो ये भी बात सही है। क्वांटम फिजिक्स बहुत ही वैसा मतलब सूक्ष्म एक प्रौद्योगिकी है, आपको पता होगा। तो हमारा विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे दिया है, एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में क्रमिक किंतु निरंतर परिवर्तन के क्षेत्र को जब प्रजातियों की संरचना के संदर्भ में दोनों के बीच कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं होती, सर्वोत्तम रूप से इसे हम क्या कह सकते हैं? तो देखिए, इसको हम कह सकते हैं इकोलाइन, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आप बायोम निकेतन और प्रवेश के बारे में जानते होंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सब। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि अधिकांश शाकनाशी स्तनधारियों के लिए विषैले होते हैं, ठीक है। तो ये पहला कथन हमारा तो सही लग रहा है। दूसरा कथन दिया है, शाकनाशी खाद्य जाल में सांद्री हो जाते हैं, लिखा है ऊपर में से कौन सा कथन सही है? तो ठीक है, इसमें पहला और कथन दोनों सही है। कथन 1 और 2 की सही व्याख्या भी करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसमें अगर आप क्योंकि लगाएंगे, जैसे कि अधिकांश शाकनाशी स्तनधारियों के लिए विषैले होते हैं क्योंकि शाकनाशी खाद्य जाल में सांद्रित हो जाते हैं। देखिए स्टेटमेंट कितना सही बैठ रहा है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों सही व्याख्या भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से मानदंडों का जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है प्रजातीय समृद्धि, दूसरा दिया आक्रामक प्रजातियों की उपस्थिति, ये गलत हो जाएगा। तीसरा उच्च स्थानिकता दिया है, चौथा दिया है संकट की आशंका, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, आज का लास्ट 2 प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, निम्नलिखित में से ओजोन परत के क्षरण में संभावित प्रभाव हैं। तो इस तरह के जब आपके क्वेश्चन आए तो मान लीजिए कि सारे ही होते हैं। पादपों की उत्पत्ति और विकास की अवधि में विलंब, ठीक है। क्षोभमंडलीय ओजोन में वृद्धि, ये भी ठीक है। क्षोभमंडल का सापेक्ष शीतलन, ये भी सही है आपका। मानव में मोतियाबिंद की घटना जो होती है वो भी ओजोन परत के क्षरण के कारण हो सकती है, ये भी एक फैक्टर होता है। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प हो जाएगा डी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से केवल वायुमंडल में ही होता है। अब देखिए, जब इस तरह के शब्द आपके आते हैं, केवल वायुमंडल में ही होता है, और इस तरह के जो शब्द आते हैं वो उसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट तो गलती हो गया, मैंने बता दिया, केवल शब्द भी आ गया है। उसके बाद से देखिए दूसरा दिया है, समताप मंडल में यह एक शील्ड का निर्माण करती है जो हमें सूर्य के पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो ये कथन आप बिल्कुल सही है, छठी सातवीं क्लास की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो ये तो सही है। और तीसरा स्टेटमेंट हमारा दे रखा है, क्षोभ मंडल में ओजोन नहीं पाए जाते हैं, तो ये तो गलत है, क्षोभ मंडल में भी ओजोन पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें हम लोगों से यही बस पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो इस हिसाब से हमारा केवल ए सही हो जाएगा, बाकी तीसरा और ये क्या कह पहला तो गलती हो जाएगा, तो एक ही विकल्प सही होगा, केवल एक विकल्प सही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, और इसका सेकंड पार्ट कल आ जाएगा। थैंक यू सो मच।